चलो अपना देखो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस में जो अपना आने वाला है वो मैं सबसे पहले लिखूंगा नंबर वन में, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, या आप इसको ऑक्सीलेशन भी कर सकते हो, नेचुरल और फ्री ऑक्सीलेशन। जो दूसरा आपका आएगा उसको हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन। और जो नंबर तीन में हम बोलेंगे वो आपका आएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो ये तीन टाइप का वाइब्रेशन के बारे में हमको स्टडी करना है। कौन सा? नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। सबसे पहले हम लोग करते हैं नेचुरल वाइब्रेशन। तो इसका डेफिनेशन होता है द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द absence of in the absence of any external force is called natural or free vibration। सब लोग एक बार इसको रीड करो कि द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द absence ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए उस वाइब्रेटिंग बॉडी पे। तब उस टाइप के ऑक्सीलेशन को या वाइब्रेशन को हम बोलते हैं नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ नो नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन इज पॉसिबल। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स का आपका वाइब्रेशन हो ही नहीं सकता है। अगर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो हवा तो लगा रहा है ना, या आपका फ्रिक्शन तो हमेशा ही आएगा ना कहीं कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन हमेशा ही आता है। तो आपकी ऑक्सीलेशन में या वाइब्रेशन में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स आने वाला है। अगर हम नहीं लगाएंगे, कोई और नहीं लगाएगा तो हवा लगाएगा। हवा का जो होता है रेसिस्टिव फोर्स, या फिर कुछ भी आपका वो बॉडी जहां भी आपका वाइब्रेट कर रहा था वहां पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स तो आएगा ही। तो सिंपल सी कहानी ये है कि कोई भी वाइब्रेशन आपका नेचुरल या फ्री नहीं हो सकता है। ये जस्ट एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फिर भी तुम लोग इसका डेफिनेशन याद रखना। अब देखो होता क्या है, कुछ और देखते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन, इसका कुछ खासियत। अब तुम लोगों को सवाल ये उठ रहा हो कि हम लोग साउंड पढ़ रहे थे, इको पढ़ रहे थे, साउंड से सीधे हम लोग यहाँ कैसे पहुंच गए। तो एक्चुअल में जो साउंड में हमारा कैसे होता है प्रोड्यूस, कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही होता है जो कि साउंड करता है प्रोड्यूस, तो वहां भी वाइब्रेशन ही होता है। आप देखते हो कि आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो स्ट्रिंग, गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो वाइब्रेट करता है। और वो गिटार का जो स्ट्रिंग होता है वो कुछ समय बाद वाइब्रेट करना बंद कर देता है। तो वो क्यों वाइब्रेट करना बंद कर देगा वो आपको अभी कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा, जब हम लोग अगले टाइप का वाइब्रेशन पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल वाइब्रेशन जो कि पॉसिबल नहीं होता है अपने लाइफ में। देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल, अब मैं जहां भी बोल रहा हूँ नेचुरल वहां वहां पे मैं और फ्री वाइब्रेशन भी लिख के चल रहा हूँ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासेज। अगर नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन हो रहा था तो क्या होगा आपका कि उस वाइब्रेशन का कोई भी आपका एम्पलीट्यूड उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी को झूला, आप किसी एक बच्चे को मान लो कि आप उसको झूला झुला रहे हो और आपने झूला को कुछ ऊपर खींच के छोड़ दिया, तो क्या होगा कि झूला कुछ ऊपर तक जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाता है कुछ ऊपर तक।
तो अगर वो झूला नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन कर रहा होता तो हमेशा मतलब कि वो एक बार वापस आने के बाद भी दोबारा भी उतना ही हाइट ऊपर जाता। लेकिन सबको पता है कि ऐसा होता नहीं है, कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो झूला का हाइट है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स है। सिंपल सी कहानी है। आप अगर छोड़ भी दो झूले को तो झूला कुछ समय बाद उसका हाइट कम होते होते वो बाद में रुक भी जाता है। ठीक है, तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स है। आप और भी बहुत सारा चीज आप देख सकते हो कि आप कोई अगर स्ट्रिंग है, आप उसको प्लग करके छोड़ो तो पहले जो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन होता है वो काफी वायलेंटली होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसका वाइब्रेशन थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऐसा लाइट हो जाता है, फिर वो रुक जाता है। तो वहां पे हम कहेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं था। झूला वाले केस में भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं था, वो कंटिन्यूअसली घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन आपका वो एम्पलीट्यूड घटेगा ही नहीं। मतलब कि आप अगर एक झूला को ऐसे झूला के छोड़ दिए हो ना तो वो इनफाइनाइट समय के लिए ही जितना हाइट पहली बार में गया था उतना ही हाइट वो हर बार जाएगा और वो कभी रुकेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि वो जस्ट एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एज टाइम पासेस। या यहाँ पे आप एक बात और कह सकते हो कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। उस वाइब्रेटिंग बॉडी का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा था, इसलिए वो इनफाइनाइट समय तक कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहा था। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बस एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। और देखिए, और देखते हैं इसका ग्राफ हम एक बनाते हैं। इसका हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। इसका हम ग्राफ बनाते हैं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम। या इसको आप लिखो सिंपल, इसको मीटर में यूनिट और इसका टाइम सेकंड में। अब सबको एक बात पता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लेकिन इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा, वो रहेगा कांस्टेंट। तो जो इसका ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आएगा, देखो। टाइम बीतता जाएगा लेकिन इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा, देखो। हर बार वो मैक्सिमम हाइट सेम जा रहा है, हर बार वो मैक्सिमम हाइट सेम जा रहा है। तो इस टाइप के वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। ये आप इसको लिख लो प्लस ए, आप इसको लिख लो माइनस ए। तो ये पूरा इनफाइनाइट टाइम तक, बहुत लंबे समय तक ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये ऐसा ही चलता जाएगा, ये ऐसा ही चलता जाएगा और उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये ग्राफ तुम लोग याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में तुमसे पूछा भी जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम और अ नेचुरल या फिर फ्री वाइब्रेशन। तो तुमको ग्राफ ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने इसका देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं कंडीशन, कि कौन से कंडीशन में हमको नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन मिल सकता है। तो ये तभी मिल सकता है व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इवन देयर इज नो रेसिस्टिव फोर्सेज लाइक एयर रेसिस्टेंस। तभी ये पॉसिबल है, मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, यहां तक कि कोई हवा का भी रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रेसिस्टिव फोर्स लाइक एयर रेसिस्टेंस। मतलब कि ये है वैलिड ओनली इन वैक्यूम, चाहे पॉसिबल, पॉसिबल ओनली इन, सुनो मेरा बात, दिस इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। हालांकि जब आप अगर वैक्यूम में भी चले जाते हो जहां पे कोई भी हवा नहीं था, फिर भी आपने अगर उस बॉडी को आप अगर वाइब्रेट करा रहे हो तो किसी एक पॉइंट के अबाउट तो फिक्स होगा ना। तो मान लो कि अगर इस पॉइंट के अबाउट फिक्स था तो इस स्ट्रिंग और उस रूफ के बीच में भी कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको फिर नेचुरल वाइब्रेट नहीं करने देगा। मतलब आप सिंपल से कहानी में समझ सकते हो कि ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप अगर वैक्यूम में भी चले जाओ जहाँ पे हवा का रेसिस्टेंस नहीं था तो भी आपने स्ट्रिंग को कहीं ना कहीं तो फिक्स किया ही होगा ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस स्ट्रिंग और इस रूफ के बीच में कुछ ना कुछ रेसिस्टिव फोर्स हो।
तो फिर से ये आपका नेचुरल या फ्री वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा। तो ये बातें तुम लोग याद रखना। तो ये हुआ नेचुरल वाइब्रेशन से कुछ बारे में कुछ कहानी। अब देखते हैं, एक टर्म तुम्हारा आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक तुम्हारा टर्म आता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये वही टर्म हुआ कि जब कोई बॉडी नेचुरल वाइब्रेशन में होता है तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब भी तुम किसी बॉडी को डिस्टर्ब करके छोड़ते हो तो वो वाइब्रेट करने लगता है, और वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करता है। वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करता है। और ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो करता है डिपेंड उस बॉडी के शेप और साइज पे। और हर एक बॉडी का अपना अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। हर एक बॉडी का, तुम कोई भी अगर एक सिंपल पेंडुलम ले लो, या तुम कोई एक बेल ले लो जो मंदिर में घंटा रहता है, कुछ भी ऐसा, गिटार ले लो, अपना स्ट्रिंग ले लो, सबका अपना अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है जो कि उसके शेप और साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहले आप अगर देखो तो एक सिंपल पेंडुलम का आपको पता है कि उसका कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। तो ये उसका होता है नेचुरल टाइम पीरियड। ये इसका हो गया नेचुरल टाइम पीरियड। हम अगर एक सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब करके छोड़ें तो इतने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगेगा। अब इसका हमको अगर फाइंड करना हो फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगा 1/टाइम पीरियड। तो ये आता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G/L। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। और भी देखो, जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग से एक मास अटैच था, और हम मान के चल रहे हैं कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे था, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। उस केस में जो इसका टाइम पीरियड आता है वो तुमको अभी नहीं जानना है, बस ये देख लो यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ M/K। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा वो आता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K/M। सॉरी, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ K/M। और देखो, जो आपका एक होता है ना ट्यूनिंग फॉर्क, आपने देखा होगा, तो खैर उसका तो अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है ट्यूनिंग फॉर्क का। तो उस पर लिखा रहता है, हालांकि वो उसके शेप और साइज पे करता है डिपेंड, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अभी हमारे पास साइन करने के लिए। नेक्स्ट देखो, तुमने इसका नाम सुना है एयर कॉलम का, वाइब्रेशन इन एयर कॉलम। एयर कॉलम का भी होता है वाइब्रेशन जब हम लोग ये बांसुरी बजाते हैं, या जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अरे जब तुम किसी बॉटल में पानी भरते हो तो वहां से भी साउंड तुम्हारा आता है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि हमारा एयर भी वाइब्रेट करता है। एयर एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। और एयर कॉलम का मतलब ये हुआ कि कितना लेंथ तक आपका एयर फिल्ड किया हुआ है। तो मतलब कि सिंपल सी कहानी ये है कि आपका एयर कॉलम भी करता है वाइब्रेट। जैसे बांसुरी में जब आप होल बंद करते हो और ओपन करते हो तो आप एक्चुअल में उसका लेंथ चेंज करते हो एयर कॉलम का, फिर उससे फ्रीक्वेंसी चेंज करता है उसका, तो फिर इसलिए डिफरेंट टोन्स का वहां पे साउंड निकलता है। तो सिंपल सी कहानी ये है कि एयर कॉलम भी वाइब्रेट करता है। और इसका जो होता है फ्रीक्वेंसी, बस तुम लोग इतना याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। उसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है
लेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। इस पे मैं तुमको बाद में बताऊंगा और एग्जांपल। नंबर 4 में तुम लोग याद रखना कि स्ट्रिंग का जब वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग होता है उसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो उसका हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई पाई आर स्क्वायर डी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर अ stretched string. This is the frequency for a stretched string 1/2L square root of t by pi r square d। देखो यहाँ पे L क्या है, L is the length of string, T is tension in string और D होता है डेंसिटी। एक मिनट रुक जाओ। D होता है डेंसिटी, जिस मटेरियल से मेरा स्ट्रिंग बना है उसका डेंसिटी, और R होता है रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड करता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल कि स्ट्रिंग का लेंथ जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। लेंथ जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम। टेंशन जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली रेडियस जितना ज्यादा होगा, या आप उसको थिकनेस बोल सकते हो, थिकनेस, रेडियस मतलब आप थिकनेस ही बोल सकते हो उसको। थिकनेस जितना ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। इसीलिए तुम देखना कि गिटार पे डिफरेंट थिकनेस के तुमको स्ट्रिंग्स दिए रहते हैं, क्योंकि उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो डिफरेंट होगा। फिर वो डिफरेंट टोन्स के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा तुम ये भी देखना कि जब कोई गिटारिस्ट गिटार प्ले करता है ना, तो वो अपने स्ट्रिंग को टाइट या लूज करते रहता है। एक्चुअल वो टेंशन उससे वो टाइट या लूज करके वो स्ट्रिंग में टेंशन को कर सकता है चेंज, या फिर वो स्ट्रिंग का लेंथ भी चेंज कर सकता है। तो उससे आपका फिर से फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। या फिर वो गिटारिस्ट कितने जोर से स्ट्रिंग को प्लग करता है उससे भी वो टेंशन चेंज करता है, तो फिर से वो फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है। तो ये तुम्हारा हुआ कि एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी कुछ हमने तुमको बताया कि कुछ डिफरेंट टाइप के जो अपने सिस्टम्स होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे डिपेंड करता है। हालांकि जो हम लोग साउंड सुनते हैं, ये जो म्यूजिक सुनते हैं हम लोग, इसके पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक साइंस छुपा हुआ है। हर चीज में तुम्हारा हर एक म्यूजिक में कुछ ना कुछ साइंस छुपा हुआ है। और इसमें जो सबसे खतरनाक साइंस है उसका नाम है रेजोनेंस, जो कि हम लोग को इसी चैप्टर्स में आगे पढ़ना है, रेजोनेंस के बारे में। अब बोलो, तुमको क्या डाउट था। ये जो मैंने तुमको फॉर्मूला बताया है इसमें तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। बस क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ऑन व्हाट फैक्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम डिपेंड्स। तो तुम लिखोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। या तुमसे पूछेगा कि हमने अगर स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ा दिया है तो उसका फ्रीक्वेंसी घटेगा कि बढ़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझे। हम्म। तो ये तुम लोग याद रखना कि, और ही तो हमने आज क्या सीखा। हमने सीखा नेचुरल वाइब्रेशन का कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, उसका कुछ कंडीशंस, और हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड किया कि ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। हालांकि जो तुम्हारा स्ट्रिंग का होता है ना वाइब्रेशन, मैं अगर तुमको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा चाहता हूँ कि तुम लोग को और डिटेल्स नॉलेज हो। अगर एक स्ट्रिंग होता है ना, फॉर अ पार्टिकुलर स्ट्रिंग अल्सो, और अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग अल्सो मतलब एक गिवन लेंथ का स्ट्रिंग जो होता है ना, वो आपका डिफरेंट मोड में करता है वाइब्रेट, और उससे भी उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। चलिए, मोड का मतलब क्या हुआ, तुम लोग को अगर थोड़ा सा कुछ अगर ऐसा आइडिया हो, तो मान लो कि ये मेरा एक पार्टिकुलर ऐसा कुछ है स्ट्रिंग था, तो हमने इसको दो एंड पे फिक्स किया था। तो एक हो सकता है कि आपका जो वाइब्रेशन हो वो सिर्फ एक लूप बनाए, कुछ ऐसा। या कभी कभी क्या होता है ना कि ये आपका जो स्ट्रिंग था उसका वाइब्रेशन मल्टीपल लूप भी बनाता है, ऐसा ऐसा। ये जो हमने डॉट लाइन से शो किया है स्ट्रिंग तुमको वैसा ही दिखेगा, ऐसा दो लूप बनाता हुआ। तो यहाँ पे
एक काम करो तुम लोग, ये दोनों लूप का साइज सेम रखो, यहाँ पे थोड़ा अलग हो गया है। कुछ ऐसा भी हो सकता है आपका, वाइब्रेशन फॉर अ गिवन स्ट्रिंग, इनको हम डिफरेंट मोड्स बोलते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे तीन लूप बन रहा हो, तो इस तीनों मोड के लिए एक्चुअल में आपका फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाता है। ठीक है ना, देखो यहाँ का अगर फ्रीक्वेंसी एफ था, तो यहाँ का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डबल, फिर यहाँ का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका ट्रिपल, तीन टाइम्स। यहाँ पे अगर एफ था तो ये टू एफ और ये थ्री एफ। ये तुम लोग अभी फिलहाल इसको याद रखना कि मेरा एक गिवन स्ट्रिंग भी डिफरेंट मोड में वाइब्रेट कर सकता है। तो एक्चुअल में जो मैंने ये तुमको यहाँ पे दिया है ना फॉर्मूला, ये एफ बराबर 1/12, ये एक्चुअली इसके लिए वैलिड है, ये पहले मोड के लिए। हालांकि इसका मोड ऐसा भी हो सकता है और इसका मोड ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा पर्पस तुमको कंफ्यूज करना नहीं था, बस तुमको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन देना था कि तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी था वो होता है 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई पाई आर स्क्वायर डी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, वो एक्चुअल में ये पहले मोड के लिए वैलिड है। इस दो मोड के लिए भी कोई खास अंतर नहीं होता, यहाँ पे हमको कुछ कांस्टेंट से बस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो तुम लोग चाप मत लेना, बस तुम लोग याद ये रखना कि फ्रीक्वेंसी एक स्ट्रिंग के लिए उसका होगा इन्वर्सली टू उसका लेंथ, डायरेक्टली टू उसका टेंशन, एंड इन्वर्सली टू उसका थिकनेस। बस ऐसे तुम लोग इसको याद रखना। बोलो ठीक है ना कहानी ये सब।